फॉर रीडिंग बाइट्स और एरे ऑफ बाइट्स, मतलब किसी भी तरीके से रीड करना है, चाहे एक सिंगल बाइट को रीड कर लो, चाहे कलेक्शन ऑफ बाइट को रीड कर लो, एरे का मतलब तो कलेक्शन होता है ना। एंड फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर रीडिंग विद इन द स्ट्रीम, कि एक स्ट्रीम में कितने डेटा अभी बचे हुए रीड करने के लिए। तो सब कुछ मिला के आप देखेंगे तो बार बार रीड कंसेप्ट ही आ रहा है कि डेटा को बस रीड करना है किसी तरीके से, वो कंसेप्ट आपका इनपुट स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर मेथड्स कौन कौन से होते हैं? मेथड होता है एक रीड मेथड, देखिए मेथड भी इसके अंदर रीड ही है। ठीक है, इट रीड्स द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, लेकिन ये सिर्फ एक ही डेटा रीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला एक डेटा ये रीड करता है। तो अगर मुझे सारा डेटा रीड करवाने हैं तो मुझे ना लूपिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, एंड ऑफ फाइल तक लूपिंग लगानी पड़ेगी मुझे, और एक एक डेटा को रीड कर करके मुझे दिखाता जाएगा। तो इंटीजर रिटर्न करता है, देखिए ये बिट्स और बाइट्स की बात हो रही थी ना, वो तो इंटीजर में ही होते हैं सारे। ठीक है, आप जो भी डेटा देंगे पहले उसको वो स्काई फॉर्मेट में ट्रांसलेट करेगा, फिर बिट्स और बाइट्स पे वो काम करता है। तो हमें ना स्काई फॉर्मेट दिखाता है उसका, जैसे अगर मैं स्मॉल ए लिख दूं वहां पर, तो जो भी स्मॉल ए का होता है 97 नंबर, वो नंबर मुझे दिखाएगा। ठीक है, फिर हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में ताकि हम रीड कर सकें उस पर। तो इंटीजर रिटर्न करता है ये, और रीड मेथड होता है इसके अंदर। ठीक है, इट रीड्स नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। फिर है अवेलेबल, ये तो ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बताता है कि कितना डेटा भी रीड करने को बाकी है। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रीडेबल बाइट्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम, कि कितने डेटा अभी और अवेलेबल है रीड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो मेन आपका ये रीड मेथड ही होता है, हम लोग रीड मेथड ही यूज करेंगे मेन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है क्लोज मेथड। फिर जो स्ट्रीम आप स्टार्ट किए सब में क्लोज मेथड मिलेगा, देखिए इसमें भी क्लोज मेथड है, इधर भी क्लोज मेथड है। तो क्लोज मेथड हर क्लास में होगा यहाँ पर। ओके, तो वॉइड क्लोज मेथड, इट क्लोजेस द इनपुट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम आपने ओपन कर दी है उसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज मेथड लगाते हैं। ठीक है, याद एक बार हम लोगों ने पढ़ा था ट्राई, कैच, फिर फाइनली। फिर मैंने कहा था फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है ना, कि हमें कुछ स्ट्रीम क्लोज करनी हो, कभी हम लोग जेडीबीसी कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो कनेक्शन क्रिएट कर दिया है हमने, उसको क्लोज करना है हमें, तो हम लोग फाइनली में ही करते हैं, तो वही क्लोज है। ठीक है, इसको फाइनली में लिख दीजिए, आपका स्ट्रीम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ये क्लोज यूज करते हैं। इट क्लोजेस द इनपुट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम्स आपने ओपन कर दी है उसको क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये था इनपुट स्ट्रीम का कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग आउटपुट स्ट्रीम पे। ठीक है, इसका भी आगे और मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है बाकी दोनों क्लासेस का। ठीक है, इट डिफाइंस द मेथड फॉर राइटिंग, देखिए इसमें राइटिंग आ गया, बाइट्स और एरे ऑफ बाइट टू द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम पर लिखने का कंसेप्ट आउटपुट स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, उसके अंदर रीड मेथड था तो इसके अंदर राइट मेथड है। ठीक है, वॉइड राइट और इंटीजर इसमें पास करना होता है, एक इंटीजर आप पास करेंगे वही ले जाके वो उसमें रीड के थ्रू हमें रीड करवा देगा। दिस मेथड इज यूज टू राइट द पास्ड वैल्यूज बाइट्स बाय बाइट। ठीक है, तो एक ही इंटीजर एक बार में जाता है, तो लूपिंग लगाते हैं हम लोग इस पे काम करने के लिए। और दूसरा मेथड तो क्लोज मेथड है यहाँ पे, इट इज यूज टू क्लोज द करंट आउटपुट स्ट्रीम, तो जो आउटपुट स्ट्रीम आपने ओपन कर दी है उसको क्लोज करने के लिए वी यूज क्लोज मेथड। ठीक है, तो मेन मेथड यही है, एक तो रीड मेथड है मेन और दूसरा राइट मेथड है मेन। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये नोट करके कुछ लिखा हुआ है कि IO पैकेज यूज होता है, java.io पैकेज कंटेन्स सेवरल सब क्लासेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें आगे, ये रहा देखिए, ये पढ़ना है, वो तो था एक लाइन का, ये है हमारा काम, ये पढ़ना है। ये देखिए इस सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम और सब क्लासेस, ये लिस्ट बना रखी है, क्लासेस के नाम है ये, और इसी सीक्वेंस तो मतलब ये है कि जैसे इनपुट स्ट्रीम के क्लासेस हैं तो इनपुट स्ट्रीम के क्लासेस को याद रखना है आपको कि ये क्लासेस इनपुट स्ट्रीम में थी, और आउटपुट स्ट्रीम है तो आउटपुट स्ट्रीम को याद रखना है कि ये सारी क्लासेस आउटपुट स्ट्रीम में थी। ठीक है, तो सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम, सी इनपुट स्ट्रीम डायरेक्ट क्लास पे हम काम नहीं करते,
बहुत सारी क्लासेस ऐसी है, ये रही सारी क्लासेस, देखिए ये सारी क्लासेस ऐसी है, इसने इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट कर रखा है, तो हम लोग इन पे काम करते हैं, इन क्लासेस पे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही आउटपुट स्ट्रीम का है, तो आउटपुट स्ट्रीम की भी सब क्लासेस ये रही, सब क्लास का मतलब होता है जिन्होंने इनहेरिट कर रखा है इस आउटपुट स्ट्रीम क्लास को, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट स्ट्रीम पे डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारी क्लासेस हैं इन्होंने इनहेरिट कर रखा है आउटपुट स्ट्रीम को, हम लोग इन सारी क्लासेस पे काम करेंगे, ठीक है। आगे कंसेप्ट समझ में यहाँ पर सब क्लासेस का क्या मतलब है, करें आगे इसको। हाँ बोलो मैम। ये मतलब मैम ये आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम मैम ये भी क्लासेस हैं? हाँ ये क्लासेस है, ठीक मैम है। ये सुपर क्लास है मैम या वो सब हाँ सुपर क्लास है क्लास है, मैम? सुपर क्लास अच्छा ये मैम। सुपर और क्लास ये होती मैम, है, और मैम ये जितनी ये फाइल बाइट और सीक्वेंस वगैरह मैम ये वो ये सब सब क्लास है मैम? क्लासेस है। हाँ अच्छा इन्होंने मैम। इनहेरिट कर रखा है इनपुट स्ट्रीम को, और नीचे जो फाइल आउटपुट बाइट एरे आउटपुट ये सब पढ़ेंगे ना हम, इन्होंने इनहेरिट कर रखा है आउटपुट स्ट्रीम क्लास को, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। तो हम लोगों को प्रोग्राम आउट इनपुट स्ट्रीम पे नहीं कर रहा है, हम लोगों को प्रोग्राम करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम पे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम पे, इस पे करना है, माने इस पे तो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं, ये नहीं काम आएगी, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन लिस्ट सारी इसी के अंदर है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इनपुट स्ट्रीम के अंदर अभी ने पढ़ा कि रीड मेथड होता है, ठीक है। तो भाई ये सारी क्लासेस ने इनहेरिट कर रखा है कहीं ना कहीं इनपुट स्ट्रीम को, तो इन सब के अंदर भी तो आ गया ना रीड मेथड, ठीक है। मतलब सारी क्लासेस के अंदर जहां इनपुट स्ट्रीम लिखा हुआ है, इनपुट स्ट्रीम देखिए सबके आगे इनपुट स्ट्रीम लिखा हुआ, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जहां इनपुट वर्ड मिले वहां आपको रीड करना है, तो सब में रीडिंग का मेथड है, मतलब सब में एक रीड मेथड है। क्यों? क्योंकि इनकी सुपर क्लास के अंदर रीड मेथड था, ठीक है। तो सुपर क्लास के फीचर्स तो आते हैं ना सब क्लास के अंदर, तो ये सारी सब क्लासेस है, और इन सब क्लासेस के अंदर पे ये रीड मेथड आ जाएगा, तो हम लोग इन क्लासेस को यूज करेंगे ना, तो फिर हम लोग रीड मेथड पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। नेक्स्ट आते हैं ऐसे आउटपुट स्ट्रीम का भी कंसेप्ट यही है भाई सेम, कि राइट मेथड होता है इसके अंदर, तो सारी क्लास इन नीचे लिखी हुई सारी क्लासेस ने इसको इनहेरिट कर रखा है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम को, तो जब आउटपुट स्ट्रीम को इनहेरिट कर रखा है तो राइट मेथड इन सब के अंदर भी आ जाएगा भाई, क्योंकि जो सुपर क्लास के अंदर है वो सब क्लास के अंदर तो आए इनहेरिट होती है ना चीजें, तो राइट मेथड इनके अंदर भी आ जाएगा, तो राइट मेथड ये सब सारी की सारी क्लासेस राइट मेथड कहीं ना कहीं यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे, याद करना, अगर एक सीक्वेंस आप याद कर लिए तो दूसरा सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है यहाँ पर, ठीक है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है यहाँ पर, फिर सीक्वेंस तो नहीं होता है खैर आउटपुट में, सीक्वेंस सिर्फ इनपुट के लिए काम करता है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है यहाँ पर, ठीक है। पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, तो पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम है यहाँ पर, तो मतलब कहने का मतलब यही कि एक सीक्वेंस याद किया ना आप, तो दूसरा अपने आप ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम ही याद करना है फिर बाइट एरे याद करना है, नहीं, आपको ये याद करना है कि ये सारी क्लासेस इनपुट की हैं, आप ऊपर नीचे किधर भी लिख सकते हैं। हाँ ये जो क्लासेस हैं चार क्लासेस, इन्होंने इसको फिल्टर इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट कर रखा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको किसी और के साथ मत मर्ज कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसी सीक्वेंस में आपके मतलब बुक में भी दे रखा है, उसमें से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बनते हैं सब पे प्रोग्राम, मतलब फाइल इनपुट स्ट्रीम पे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम पे, सब पे एक एक प्रोग्राम बनता है, पर आपके कोर्स में सारा नहीं कवर कर रखा है, जो जो के प्रोग्राम दे रखे हैं हम भी सिर्फ उसी के प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सब पे ये प्रोग्राम बनाने लगते तो ये चैप्टर मतलब पूरा एक ब्लॉक कवर कर लेता, बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये इनपुट आउटपुट का, ठीक है। तो जिस पे प्रोग्राम बन सकते हैं हम लोगों ने भी उसी पे, मतलब मैंने भी उसी पे किया है, प्रोग्राम बनाए हैं और उसी पे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम में भी सॉरी एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। करें आगे। ठीक है मैम। हाँ मैम कर लीजिए। हाँ एक प्रोग्राम कर लेते हैं, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम आज का पहला टॉपिक है इसमें, ठीक है।
हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम पढ़ेंगे अभी। ओके, और देखिए डिस्क्रिप्शन तो सबका वही है। अगर हम कहें कि पूरा पूरा डिक्लेरेशन क्या है सबका, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, तो एक एक दो दो लाइन का है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये रीड करने का काम करते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम तो फाइल से डेटा रीड करता है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम नाम से ही पता चल जाएगा। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्या करता है कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स को रीड करता है। आपको कलेक्शन ऑफ बाइट्स देना पड़ेगा, वो रीड कर लेगा। सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम 2 से 3 फाइल को कलेक्ट करके उसका डेटा रीड करता है। तो इस तरीके से कंसेप्ट लगते हैं सारे। तो पहले बात करते हैं हम लोग फाइल इनपुट स्ट्रीम पर। ठीक है, ये देखिए एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है, बाकी फिर तो पूरा प्रोग्राम ही है यहाँ पर। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, एक फाइल का नाम देना होता है आपको विद एक्सटेंशन। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको आपको रीड करके कंसोल पर दिखा देगा। मैंने जैसे कंसोल पे प्रिंट किया हुआ ना, system.out.println कंसोल पे प्रिंट करता है। ठीक है, this creates an input stream that we can use to read bytes देखिए from file। ठीक है, तो फाइल से डेटा रीड करना फाइल इनपुट स्ट्रीम का काम है। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम सिंटेक्स बना रखा, देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम ऐसे ही लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और एक यहाँ पे एक फाइल का नाम देंगे। अच्छा, ऑब्वियसली एक्सटेंशन के साथ देना होगा। अगर लोकेशन सेम है तो सिर्फ नाम भी दे सकते हैं, नाम और एक्सटेंशन। और अगर लोकेशन सेम नहीं है, आपकी फाइल कहीं और पड़ी हुई है, आप ये प्रोग्राम किधर भी बना रहे हैं, तो ना फिर आपको पूरा पूरा लोकेशन मतलब पूरा एड्रेस देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप फाइल का नाम देते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम में एक बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पे। न्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट होगा, java.io package.star। एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम मैंने ए रख दिया है, आपको जो रखना है आप क्लास का नाम रख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आर्गुमेंट। ठीक है, यही मैं थ्रोज लगा रही हूँ क्योंकि थ्रोज की आईओ एक्सेप्शन के लिए थ्रोज कीवर्ड क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। अगर मैं थ्रोज नहीं लगाऊंगी ना, मुझे ट्राई कैच नीचे लगाना पड़ेगा। तो ट्राई कैच में तो हम बहुत प्रोग्राम बना चुके हैं, अब हम थ्रोज पे बनाएंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम is equals to new file input। यहाँ एक फाइल का नाम देंगे, अभी बना दूंगी मैं वो फाइल डेस्कटॉप पे अपने। i is equals to 0। ये i क्यों लिया, क्योंकि रीड मेथड अब लगाएंगे ना। ठीक है, जैसे ob.read लगाया मैंने, रीड लगाया, तो ये रीड मेथड ना इंटीजर रिटर्न करके देगा, तो एक इंटीजर में रख लेते हैं भाई इसको, तो मैंने i में रख लिया इसको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, रीड मेथड सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड करेगा। अब मेरी फाइल में तो बहुत सारे डेटाज हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता कितने डेटाज होंगे, तो हम लोग इसके लिए लूपिंग लगाएंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू -1। अभी बता रहे हैं -1 का क्या कंसेप्ट है। मैम लूप क्यों लगा रहे हैं? लूप इसलिए लगा रहे हैं बच्चे क्योंकि हमें नहीं पता है कि फाइल के अंदर कितना डेटा है। अगर मुझे पता हो फाइल के अंदर 10 डेटा है तो मैं लिमिट 10 तक सेट कर दूं, या 10 बार ob.read कर दूं, कॉल है ना। या अगर मुझे पता हो कि फाइल में एक ही डेटा है तो मैं एक ही बार ob.read लगाऊं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि फाइल में कितना डेटा है ना, तो उसके लिए हम लोग लूपिंग चलाते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, .out.println, तो जो भी फाइल में डेटा है उसको रीड करके मुझे कंसोल पे यानी कि ब्लैक स्क्रीन पर दिखा देगा। मैं इसको ए नाम से सेव कर देती हूँ।
ठीक है, लॉजिक समझते हैं। लॉजिक सिर्फ इतना है आपका, और ये एक लॉजिक आप समझ गए तो आप रीडिंग का जहां भी प्रोग्राम आए आप यही लॉजिक लगा दीजिए, डेटा रीड हो जाएगा। ठीक है, एक फाइल का नाम अभी हम यहाँ देंगे, बनाएंगे, अभी फाइल नहीं बनाई मैंने, वो टेक्स्ट फाइल बनाऊंगी और उसको यहाँ पर दे दूंगी उसका नाम। ठीक है, तो इसने क्या किया कि उस फाइल से डेटा को ओबी में आ गई ना फाइल। देखिए, अगर मान लीजिए मैं xyz डॉट txt एक मेरी फाइल है, और उस फाइल के अंदर मैंने मान लीजिए हेलो लिखा हुआ है, ऐसे ज़ूम करते हैं, अभी बनाएंगे ये फाइल। उस फाइल के अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि xyz को मैंने ओबी में ले लिया। ठीक है, यानी जो मेरी xyz फाइल थी वो ओबी के अंदर आ गई। अब क्या करेंगे, ये ओबी से डेटा को रीड करेंगे और रीड करके इंटीजर निकाल देंगे उसका एक, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करते हैं। तो पहला कैरेक्टर ये रीड करेगा। पहला कैरेक्टर रीड करने के बाद उसका स्काई कोड आई में डाल देगा। ठीक है, क्योंकि बिट्स और बाइट्स पे काम करता है। ठीक है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है, तो आई में ये डाल देगा। ठीक है, तो एच का जो भी होता है स्काई कोड, उससे उसको वो आई में डाल देगा। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो उस आई को, क्योंकि मैंने ये क्या किया ना, मैंने इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, मैंने ये टाइप कास्टिंग की है। टाइप कास्टिंग इसलिए किया है मैंने क्योंकि आई जो है इंटीजर है, अगर मैं आई भी प्रिंट कराऊंगी तो मेरे को वो इसकी एच की जो है स्काई कोड दिखाएगा मुझे यहाँ पर प्रिंटिंग में, मतलब मुझे आउटपुट में ना वो स्काई कोड दिखाएगा, मुझे वो नहीं देख रहा है। तो मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया कैरेक्टर में और फिर मैंने कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो एच तो मेरा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, माने कमांड वो कंसोल पर एच प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा कि देखेगा -1 है, मतलब जो आई है वो -1 तक पहुंचा कि नहीं। यहाँ -1 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। आपने सी में किया होगा, फाइल हैंडलिंग C++ में किया होगा, वहां EOF लिखते हैं। ठीक है, या नल पास कराते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं। -1 जब हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे थे तो जो डेटा हमारा नहीं था या जिसके बाद हम डेटा सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने देखा होगा एक जगह -1 दिखाया था, क्योंकि -1 को इंडेक्सिंग ही नहीं होती है, 0 से कम हो गया ना -1, इंडेक्सिंग 0 तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या -1 का मतलब है कि अब इसके बाद कैरेक्टर नहीं बचा है, मतलब वो आगे पहुंचेगा, फिर आगे पहुंचेगा, फिर आगे, इस तरीके से। फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ का मतलब है -1। ठीक है, उसको जब तक -1 नहीं मिलता है तब तक ये घूमता रहेगा, माने लूपिंग चलती रहेगी। जैसे ही उसको -1 मिला, इंडेक्सिंग -1 हो गई, वो क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा, माने लूपिंग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए -1 लगाया गया। तो -1 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। आ गया समझ में, ये लॉजिक लगा है भाई। ठीक है, कोई डाउट है लॉजिक में या नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं एक बार और। मैम पे क्या हो रहा है इसके? आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से, किस पे क्या हो रहा है? मैम लूप के अंदर क्या हो रहा है? लूप के अंदर ये हो रहा है ना, देखिए एक तो फाइल में कितना डेटा हमें पता नहीं, तो इसलिए मैंने लूप लगा दिया। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है कि जब तक फाइल खाली नहीं हो जाती, नॉट इक्वल नहीं हो जाती, जब तक फाइल में -1 इंडेक्सिंग पे नहीं पहुंच जाता, और -1 इंडेक्सिंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो हमने वही दे दिया कि -1 तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये चीज चलती रही, दोनों लाइनें चलती रही। ठीक है, ठीक है तो मैम। जैसे ही -1 पे पहुंचा, यानी कि 0 से इंडेक्सिंग और नीचे गिरी, या -1 पे पहुंची, मेरा ये डेटा स्टॉप कर देगा। ठीक है, मैम ये तो फाइल होगी कहाँ पे? ये जो क्या चीज, मतलब ये जो आपने फाइल में लिखा था बनाऊंगी मैं, डेस्कटॉप पे ही बना दूंगी ठीक है मैम, ठीक है मैम, फिर समझ आ गया। ठीक ना, हम कहीं पे यहाँ पर लिखेंगे फाइल का नाम। तो ये कंसेप्ट है भाई, मैं ना डेस्कटॉप पे एक फाइल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम भी डेस्कटॉप पे सेव किया है। अभी हम लोकेशन वगैरह सब सेम रखते हैं। txt फाइल है भाई, मैं यहाँ हेलो ही लिख देती हूँ। चलिए, वो सेव कर दिया मैंने।
xyz.txt, इससे ये बनाई मैंने फाइल, देखिए मैम आपकी मैम स्क्रीन में दिख रही मैम। हाँ ये बनाई मैंने, अब शेयर किया अच्छा। मैंने, देखिए ये बनाई है मैंने फाइल, इसमें सिर्फ हेलो लिखा है मैंने, और इसको मैंने ना xyz.txt से सेव कर दिया, टेक्स्ट फाइल है। मतलब नोटपैड पे जो भी फाइल बनेगी ना, जो भी फाइल विद एक्सटेंशन आप दे सकते हैं, आप HTML फाइल नोटपैड पे बनाते हैं उसको दे दीजिए एक्सटेंशन, आप जावा फाइल नोटपैड पे बनाते हैं उसका एक्सटेंशन के साथ दे दीजिए, तो वो रीड करके दिखा देगा। तो मेरी ये फाइल बन गई हेलो, ठीक है, सेव भी हो गई, हाँ सेव कर दी थी हमने। और इसके बाद और स्क्रीन, ये रहा प्रोग्राम हमारा, यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम xyz.txt, माने कि टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करो, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और ये वाला ले लेती हूँ, कंपाइल और रन कराते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया, मतलब कोई कंपाइलर एरर नहीं था, तो उसको रन कराते हैं। देखिए आ गया हेलो, यस मैम। दिख रहा है दोनों आउटपुट। यस मैम। अब ये दिक्कत ये हो गई कि हेलो ये ऐसे क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ ध्यान नहीं दिया और मैंने एलएन लगा दिया। एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, माने वो एक कैरेक्टर रीड कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर घुसा दे रहा है, फिर एक दूसरा कैरेक्टर रीड कर रहा है, फिर आउटपुट के लिए नेक्स्ट लाइन में कर्सर डाल दे रहा है, तो मुझे यहाँ से ना एलएन हटाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब, हाँ बोलो। मैम ये जो मैंने निशान लगाया आपको दिखाई पड़ रहा है क्या वहाँ पे? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। यस मैम, ये जो ob.read है ये कहाँ हाँ से आया था, मतलब हाँ ये कहाँ से आया था मैम? देखो रीड मेथड जो है, ये जो रीड मेथड है हमारा, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का है, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का है, तभी तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है, देखिए। और रीड मेथड मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि इनपुट स्ट्रीम हम लोग रीड कर रहे हैं ना, एक्चुअली इनपुट स्ट्रीम क्लास जहां भी मिले वहां रीड करना है हमें, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है वो इनपुट स्ट्रीम का ही तो सब क्लास है ना। तो जब उसका सब क्लास है तो रीड इसके अंदर भी आ जाएगा। तो इस फाइल के अंदर कुछ भी है उसको रीड करो, आई में डालो और मुझे दिखा दो, मैंने ये किया है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस तो मैम। ये रहा, देखिए हेलो मैंने वहां लिखा था और यहाँ हेलो लिखा हुआ आ गया। इसमें और चेंजेस करते हैं अभी। तो ये है भैया आउटपुट, इस प्रोग्राम का तो ये आउटपुट आएगा। पहले आउटपुट देख लीजिए और प्रोग्राम देख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो चेंजेस करते हैं इसमें। करें इसमें चेंजेस? यस मैम। ठीक है, एक आध बार अपने आप भी प्रोग्राम बना के देखेगा, ये चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ क्यों किया है, टाइपकास्टिंग का कंसेप्ट क्यों लगा, तो इसको हटा देते हैं भाई। और आई में डेटा रीड हो रहा है तो हम आई ही प्रिंट करा देते हैं। यस मैम, ये भी ठीक है। तो आई मैंने प्रिंट कराया ना, तो देखिए स्क्रीन दोनों दिख रही है, ठीक है। कंपाइल, देखिए कंपाइलर ने काम कर दिया, यानी कोई एरर तो नहीं है, टाइपकास्टिंग हटाने के बाद भी कोई एरर तो नहीं है। आउटपुट देखिए। यस मैम, यहाँ पे बाइनरी वो क्या डेसिमल या जो वो ये स्काई कोड इसका दिखा रहा है, यस मैम। अच्छा। ठीक है, ये स्काई कोड दिखा रहा है भाई। यस मैम। बिट्स और बाइट्स पे काम करता है ना, वो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। बिट्स और बाइट्स तो न्यूमेरिक वैल्यू ना, तो ये यस मतलब 1010 वाली वैल्यू हमें नहीं दिखाता है, स्काई कोड दिखाता है। यस मैम। यानी एच का स्काई कोड 72 होगा, वो दिखा रहा है हमें, ठीक है। और ई का होता है 101, वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से आ गया समझ में, इसलिए हम लोगों ने आई प्रिंट नहीं कराया था, इसलिए हमें टाइपकास्टिंग की जरूरत पड़ी थी भाई। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है मैम।
ठीक है, कोई डाउट है और किसी को? नहीं मैम, अभी नहीं है मैम। मैम एक बार मैम प्रोग्राम बना लेंगे मैम, उसके बाद डाउट हाँ ठीक है, तो पूछेंगे। हम यहाँ सी प्रिंट कराते थे इसीलिए। अब टाइप कास्टिंग देखिए, इसमें टाइप कास्टिंग भी कंप्लीट हो गया पूरा। तो टाइप कास्टिंग बहुत पहले पढ़ाया था, वो यहाँ यूज हो रहा है देखिए, इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है सारा चीज ना। अब देखिए मैंने कहा कि नोटपैड में बनी किसी भी फाइल का नाम दे सकते हैं, तो नोटपैड पे तो मैंने जावा फाइल भी बनाई, तो a.java ये वाली फाइल, ये नोटपैड पे ही तो बनी है ना हमारी। तो हम यहाँ पर नोटपैड पे बनी किसी भी फाइल का नाम आप यहाँ दे सकते हैं। इवन आप सी में प्रोग्राम करते हैं, वो कन्वर्ट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, वो भी शायद नोटपैड में ही स्टोर होता है ना, उस फाइल का नाम भी आप दे सकते हैं। HTML फाइल आप बनाते हैं, वो भी नोटपैड पे बनाते हैं, तो उसका नाम भी आप यहाँ दे सकते हैं। बस एक्सटेंशन का ध्यान रखना होगा। तो a.java, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, यही आ जाएगा आपका कंसोल पे। इसी फाइल के डेटा को रीड करेगा। ये रहा देखिए, दिख रहा है। तो a.java के अंदर जो भी था उसने मेरे को प्रिंट करके दिखा दिया यहाँ पर। आ गया समझ में? यस मैम। ये होता है भाई रीडिंग का कंसेप्ट, इस तरीके से रीड कर। ठीक है, यहाँ एलएन मत लगाइएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लगाएंगे तो ये एक लाइन, और इवन स्पेस भी देखिए कैसे उसने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दिया है, तो एक लाइन वो नीचे ले जाएगा। वो उस तरीके का प्रिंटिंग हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए एलएन नहीं लगाया मैंने। टाइप कास्टिंग इसलिए करा है क्योंकि एसआई कोड में वो आउटपुट दे रहा है, अगर मैं टाइप कास्टिंग नहीं करा रही तो। ठीक है, लूपिंग इसलिए लगा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स है एक फाइल के अंदर। अगर मैं लूपिंग नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ob.read एक बार लिखूंगी, तो वो सिर्फ इंपोर्ट का आई ही दिखाएगा मुझे प्रिंट करके। ठीक है ना, इंपोर्ट है ना पहली लाइन इधर, तो इंपोर्ट का आई ही मुझे यहाँ प्रिंट करके दिखाएगा। तो मुझे सब कुछ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लूपिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।